नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने उपेंद्र नाथ अष्ट द्वारा रचित एक एकांकी सूखी डाली प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस एकांकी का नाम सूखी डाली क्यों रखा गया है। उपेंद्र नाथ अष्ट ने हमें ये बताने की कोशिश की है, ये समझाया है कि हमारा जो परिवार है वो एक बरगद के पेड़ के समान होता है। जिस तरह से बरगद के पेड़ से यदि कोई एक डाली टूटकर जमीन पर गिर जाए तो उस पेड़ की खूबसूरती पूरी तरह से वो पेड़ उतना खूबसूरत नहीं लगता है, उस पेड़ की शान शौकत में कमी आ जाती है। उसी तरह से हमारा जो ये परिवार होता है वो एक बरगद के पेड़ के समान होता है और उस परिवार का एक भी सदस्य यदि नाखुश है और उस नाखुशी की वजह से वो घर छोड़कर चला जाता है तो उस परिवार की खूबसूरती, उस परिवार के शान शौकत और खुशी में कमी आ जाती है। एकांकी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाता है तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि मेरे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उनकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इससे फायदा हो सके, और यही इस चैनल का मोटो भी है। एकांकी की शुरुआत ऐसे होती है। एकांकी के मुख्य पात्र यानी मुख्य कैरेक्टर हैं। सबसे पहले मैं पुरुष पात्र यानी मेल कैरेक्टर के बारे में आपको बता देती हूँ। मेल जो कैरेक्टर है उसमें है दादाजी, धर्मचंद, परेश, भाशी और मल्लू। स्त्री पात्र में यानी फीमेल कैरेक्टर में है बेला यानी छोटी बहू, बड़ी बहू, मंझली बहू, छोटी भाभी यानी बेला की सास और इंदु की माँ, मंझली भाभी, बड़ी भाभी, रजवा और पारो। एकांकी की शुरुआत ऐसे होती है। दादाजी का बड़ा लड़का 1914 यानी 1914 के महायुद्ध में शहीद हो गया था, जिसके कारण सरकार ने दादाजी को एक मुरब्बा जमीन दी थी, लेकिन दादाजी ने अपनी कड़ी मेहनत और मशक्कत की वजह से उस एक मुरब्बे जमीन को 10 मुरब्बे में तब्दील कर दिया था। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म और डेयरी का काम करते हैं। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार बना है और अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई है। जिस लड़की से उसकी शादी हुई है उसका नाम बेला है। वो एक पढ़ी लिखी अमीर घराने की लड़की है। दादाजी के घर में बेला के आने से एक तूफान सा मच जाता है। इंदु जो दादाजी की पोती है वो दौड़ी दौड़ी बड़ी बहू यानी बड़ी भाभी के पास आती है। इंदु काफी गुस्से में है। बड़ी बहू इंदु से पूछती है, तुम क्यों इतने गुस्से में हो? तो इंदु कहती है कि बेला हमेशा ये कहते रहती है कि मेरे मायके में ऐसे होता है, मेरे मायके में वैसे होता है। अपने और अपने मायके वालों के सामने वो किसी को कुछ समझती ही नहीं है। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। फिर इंदु ने बड़ी बहू यानी बड़ी भाभी से ये भी कहा कि बेला ने मिश्रानी जिसका नाम रजवा है उसे काम से हटा दिया है। बेला कहती है कि मिश्रानी को काम करने का सही तरीका मालूम नहीं है। इंदु ने कहा कि मैंने बेला को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और उसने मिश्रानी को काम से हटा ही दिया है। इस वजह से इंदु और बेला के बीच में कहासुनी हो जाती है। इंदु ने बेला से ये कहा कि अच्छा होता यदि तुम अपने मायके से साथ में एक नौकरानी भी ले आती। कुछ देर बाद बेला की सास वहां पर आती है और वो इंदु से पूछती है कि मिश्रानी यानी रजवा क्यों रो रही है। तब इंदु ने छोटी भाभी को सारी बातें बताईं। रजवा ने भी आज छोटी भाभी से ये कह दिया कि मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है, आज के बाद मैं बेला का काम करने बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कुछ देर बाद इंदु के पास मंझली बहू यानी मंझली भाभी आती हैं। वो इंदु के पास आकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। मंझली बहू कहती है कि आज बेला ने अपने कमरे से सारा पुराना फर्नीचर
निकाल दिया है और वो परेश पर चिल्ला रही थी। दोनों में घिटपिट चल रही थी। उसने परेश से कहा कि मैं अपने कमरे में टूटे फूटे फर्नीचर बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। उस समय परेश का चेहरा देखने लायक था, एकदम भीगी बिल्ली की तरह लग रहा था। और फिर मंजली बहू और इंदु जोर जोर से हंसने लगती हैं। वो कहती है कि परेश बड़ा नायब तहसीलदार बना फिरता है, पर बेला तो उन्हें हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है और वो अपनी बीवी की उंगलियों पर नाचता रहता है। और फिर सभी लोग वहां पर हंसने लगते हैं। एकांकी का दूसरा दृश्य शुरू होता है। दादाजी दोपहर का भोजन करने के बाद आराम कर रहे हैं। उनके पास उनका मंझला बेटा धर्मचंद बैठा हुआ है। धर्मचंद से दादाजी कहते हैं कि बेटा, हमारा ये परिवार एक बरगद के पेड़ के समान है और यदि इस बरगद के पेड़ से एक डाली टूटकर गिर जाए तो इस पेड़ में उतनी सरसता नहीं रहती है। तब करमचंद दादाजी से कहते हैं कि इस पेड़ से शायद अब एक डाली टूटकर अलग हो जाए। तब करमचंद कहता है कि शायद अब परेश हमारे साथ नहीं रहेगा। उसकी पत्नी बेला को हमारे साथ रहने में परेशानी होती है। दादाजी ने कहा कि इतनी बड़ी बात मुझसे किसी ने क्यों नहीं बताई। और करमचंद कहते हैं कि हल्की सी खरोंच भी, और दादाजी कहते हैं कि हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तुरंत मरहम न लगाई जाए तो एक बड़ा घाव बनकर नासूर बन जाता है। इसके बाद दादाजी परेश को बुलाते हैं। उनसे सारी बातों की जानकारी लेते हैं और घर के सभी लोगों को चेतावनी देते हैं। ये कहते हैं कि आज के बाद से बेला का कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, उसके मामले में कोई दखल नहीं देगा और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी लोग दादाजी से ये वादा करते हैं कि हम बेला का किसी भी कीमत पर मजाक नहीं उड़ाएंगे और आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। एकांकी का तीसरा दृश्य शुरू होता है। दादाजी के समझाने पर लोगों का नजरिया बेला के प्रति धीरे धीरे बदलने लगता है। उनका व्यवहार बेला के प्रति धीरे धीरे बदलने लगता है। बेला को वो सारी आजादी देने की कोशिश की जाती है जिसकी अभी उसे सख्त जरूरत है। दादाजी के कहने पर परेश उसे बाजार भी लेकर जाता है। घर के बड़े लोग उससे प्यार से बातें करने लगते हैं। कहते हैं ना कि प्यार में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर कितनी भी बड़ी बात को सामने वाले से प्यार से बोला जाए तो सामने वाला जरूर उसे समझने की कोशिश करता है। बेला के साथ भी वैसा ही हुआ। छोटी भाभी बेला से कहती है कि तुम ठीक कहती हो बेला, इन पुराने फर्नीचर की वजह से बैठक नहीं कबाड़ी का गोदाम दिखाई देता है। हमें जल्द ही इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी और बेला के बीच अब खुलापन आ गया है। उनके रिश्तों में खुलापन आ गया है। उनकी बातों में खुलापन आ गया है। बेला अब ये सोचने लगती है कि इन लोगों को मैं जितना बुरा समझती थी असल में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दिल के बहुत ही अच्छे लोग हैं। घर के सभी बड़े लोगों ने बेला को आदर और सम्मान देना शुरू कर दिया, मानो बेला ही घर में सबसे बड़ी हो। बेला अपने पति परेश के पास जाती है और कहती है, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि घर में मैं ही सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि सभी बड़े लोग मुझे इतना इज्जत क्यों देते हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। परेश बेला से कहता है, मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं।
तुम्हें शिकायत थी तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम और न जाने तुम्हें क्या क्या चाहिए। बेला अपने पति से कहती है, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे इन लोगों का, अपने से बड़े लोगों का इतना ज्यादा आदर सत्कार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बेला अपनी बाहों में मुंह छिपाकर सिसकने लगती है। तब इंदु वहां पर आ जाती है। वो कहती है कि दादाजी ने ही हम सब लोगों को ये हिदायत दी है कि हम आपको पूरी तरह से आजादी दें, हर बात की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, काम करने की आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी, क्योंकि दादाजी इस परिवार को एक बरगद के पेड़ की तरह मानते हैं और वो नहीं चाहते कि बरगद के इस पेड़ से एक भी डाली टूटकर अलग हो जाए। बेला को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। घर में जब उसे कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है, आजकल घर में उसे कोई भी काम नहीं करने दिया जा रहा है, उसे हर बात में जी जी करके बोला जाता है, उसे अपने आप में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसे इस तरह का जीवन जीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, वो अपने जीवन में थोड़ी आजादी चाहती थी, लेकिन ऐसी आजादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसमें जाने अनजाने में उसके द्वारा बड़ों का अपमान हो रहा है। वो दादाजी के पास जाती है और कहती है, वो बहुत ही भावुक हो जाती है और दादाजी के पास जाकर ये कहती है, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए? कहने का मतलब ये है कि वो दादाजी से ये कहना चाह रही है कि मुझे इज्जत चाहिए थी, लेकिन इतनी भी इज्जत बिल्कुल नहीं जिसमें आप जैसे बड़े लोगों का मेरे द्वारा जाने अनजाने में अपमान होना शुरू हो जाए। बेला फिर रो उठती है, सिसक उठती है। दादाजी उसे आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। इस प्रकार बेला पूरे घर के माहौल में अब धीरे धीरे घुलने मिलने की कोशिश करने लगती है और जिस घर में उसका दम घुटता था उस घर में आज से उसे बहुत अच्छा लगने लग रहा है। इस एकांकी के द्वारा एकांकीकार ने हमें ये संदेश दिया है कि प्यार में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और प्यार के द्वारा, अपनापन के द्वारा, खुलापन के द्वारा हम लोगों तक अपनी बातों को सही तरीके से पहुंचा सकते हैं। जो बात हम कहना चाहते हैं उन्हें यदि सही तरीके से बोला जाए तो सामने वाला जरूर समझने की कोशिश करता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपको बता दे रही हूँ। जो फर्स्ट में है, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए, उसको मैं उसको आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? तो मिश्रानी को बेला ने काम से हटा दिया। सेकंड क्वेश्चन है, मिश्रानी कितने वर्षों से मूल राष्ट्रीय परिवार में काम कर रही थी? तो मिश्रानी पिछले 10 वर्षों से मूल राष्ट्रीय परिवार में काम कर रही थी। नौकरों से, थर्ड क्वेश्चन जो है, नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा नौकरों से काम लेने के लिए तमीज होनी चाहिए। फोर्थ जो क्वेश्चन है, हंसी के मारे मर जाने की बात कौन कहती है? तो इसका उत्तर होगा हंसी के मारे मर जाने की बात मंझली बहू कहती है। हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती है? तो इसका उत्तर होगा हर बात पर अपने मायके की तारीफ बेला करती रहती है। 6 जो क्वेश्चन है, दादाजी का छोटा बेटा परेश किस पद पर था?
छोटा पोता परेश किस पद पर था? तो दादाजी का छोटा पोता परेश नायब तहसीलदार के पद पर था। 7th जो क्वेश्चन है, मलमल के धान और अबरों को परेश किसके पास नहीं लेकर जाते? तो मलमल के धान और अबरों को परेश दादाजी के पास लेकर नहीं जा पा रहे थे। 8th जो क्वेश्चन है, 8वां जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, मूल राशि मंझली बेटी का नाम क्या है? तो मूल राशि मंझली बेटी का नाम कर्मचंद है। 9th जो क्वेश्चन है, दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? तो दादाजी के अनुसार उनका पेड़ बरगद के पेड़ के समान है। 10th जो क्वेश्चन, हल्की सी खरोंच भी, खरोंच मतलब स्क्रैचेस, हल्की सी खरोंच भी दवा न लगने पर क्या बन जाती है? तो हल्की सी खरोंच भी दवा न लगने पर नासूर बन जाती है। नासूर कहने का मतलब है यहाँ पर जिसका कोई ट्रीटमेंट न हो। ठीक है। नाउ 11th जो क्वेश्चन है, छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है? तो इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा छोटी बहू के मन में दर्प यानी घमंड की मात्रा जरूरत से ज्यादा है। 12th जो क्वेश्चन है, घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता? तो इसका आंसर होगा घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता, मतलब कि नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता है। 13th जो क्वेश्चन है, बरगद का पेड़ किन लोगों ने उखाड़ दिया? तो इसका आंसर होगा बरगद का पेड़ मल्लू और जगदीश ने उखाड़ दिया। 14th जो क्वेश्चन है, दादाजी ने परेश से छोटी बहू को कहां ले जाने के लिए कहा? तो दादाजी ने परेश से छोटी बहू को बाजार ले जाने के लिए कहा। 15th जो क्वेश्चन है, किसी दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है। हस्तक्षेप मतलब इंटरफेरेंस। ओके, तो इसका आंसर होगा छोटी बहू बेला को दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं है। 16th जो क्वेश्चन है, व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? तो व्यक्ति बुद्धि और योग्यता से बड़ा होता है। व्यक्ति, कोई भी इंसान अपने पैसे से बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति इंसान अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी बुद्धि, अपनी कैपेबिलिटी यानी अपनी बुद्धि और योग्यता से बड़ा होता है। 17th जो क्वेश्चन है, पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती है? तो इसका आंसर होगा पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम पेड़ की डालियां करती हैं। 18th जो क्वेश्चन है, दादाजी को किस कल्पना से सिहरन होने लगती है, डर होने लगता है, कपकपी होने लगती है? तो दादाजी को पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना से सिहरन होने लगती है। 19th जो क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ की कहानी किसका निर्माण करती है? इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा बरगद के पेड़ की कहानी कुटुंब, समाज और राष्ट्र का निर्माण करती है। 20th जो क्वेश्चन है, दादाजी किसके हक में है? दादाजी पुराने नौकरों के हक में है। 21th जो क्वेश्चन है, किसने सारी की सारी छतें फावड़े से खोद डाली? तो इसका आंसर होगा मालती ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली। 22nd जो क्वेश्चन है, बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर क्या कर रहा था? तो बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर खम ठोक रहा था और ललकार रहा था। 23rd जो क्वेश्चन है, बेला के अनुसार परिवार की सदस्य उससे किस प्रकार डरती है? बेला के अनुसार परिवार की सदस्य उससे इस प्रकार डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से डरते हैं। 24th जो क्वेश्चन है, दादाजी ने सबको क्या समझाया? तो इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा दादाजी ने सबको छोटी बहू का आदर करने को समझाया। नाउ 25th जो क्वेश्चन है, सूखी डाली के एकांकीकार का नाम क्या है? तो सूखी डाली के एकांकीकार का नाम उपेंद्रनाथ अश्क है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन, इस एकांकी का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार इस चीज को बोलती हूँ क्योंकि इससे आपको ये फायदा होगा कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी इसकी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और लाइक बटन को जरूर दबाइए क्योंकि इस चैनल का मोटो ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इससे फायदा उठाएं।